हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज किस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है समय की शुरुआत से। और आज प्यारे बच्चों इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है, यानी कि ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी पहला वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत से, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं जब मनुष्य का उत्पत्ति हुआ था। जैसे आप लोग को पता है, आज से लाखों साल पहले हम लोग जंगलों में रहते थे, हम लोग कपड़े नहीं पहनते थे, हम लोग भी एक तरह का जानवर के जैसा ही थे। हम लोग बोलने नहीं जानते थे, हम लोग कच्चा मांस खाते थे, पका के नहीं खाते थे, पेड़ पौधे से डायरेक्ट खाते थे, शिकार करते थे। लेकिन आज हम लोग वैसा कुछ नहीं करते। आज हम लोग कपड़ा पहनते हैं, घर में रहते हैं, पका के खाते हैं, बोलते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। तो कैसे हम लोगों का इतना विकास हुआ? कैसे हम लोग कुछ नहीं बोलते थे, आज के दिन बोलते हैं? कैसे हम लोग कच्चा मांस खाते थे, आज पका के खाते हैं? इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, समय की शुरुआत से चैप्टर में। इसीलिए ये चैप्टर आपका बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे, प्लीज़ देख लीजिएगा, फिर ये पार्ट 2 को देखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए ये कुछ मुख्य तौर पर टॉपिक है आपके चैप्टर से, जिसमें हम लोग इतिहास के बारे में जान चुके थे। आपको बताए थे कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द हिस्ट्री, है ना। फिर हम लोगों ने समय की शुरुआत से देखा था कि आज से 8000 साल 10,000 साल पहले हम लोग भी शिकार करते थे जानवरों का, हम लोग भी कपड़े नहीं पहनते थे, बोलने के लिए नहीं जानते थे, लेकिन आज के दिन हम लोग बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। आप जैसे देखते ही होंगे, है ना, आप भी तो वैसे ही है ना। फिर हम लोगों ने आदि मानव के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार आदि मानव के बारे में हम लोगों ने पता लगाया। ठीक है, फिर हम लोग होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पढ़े। होमो का मतलब जैसे हम लोग, मानव, मानव को क्या कहा गया? होमो। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब हो गया कि हम लोगों के जैसा ही दिखने वाला एक प्राणी, इसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्यारे बच्चों इस चैप्टर में होमोनाइड और होमोनीड के बारे में पढ़ेंगे। होमोनाइड और होमोनीड और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास को प्यारे बच्चों मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और एक है आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों हम लोगों ने बात किया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज से लगभग 10,000 साल पहले, 8,000 ईसा पूर्व और इधर 2,000 मिला के लगभग 10,000 साल पहले हम लोग क्या करते थे? दूसरे के द्वारा मारे गए जानवर को खाते थे, या मरे हुए प्राणियों के शरीर से हम लोग मांस निकाल कर खाते थे, या पेड़ पौधे से या शिकार करके खाते थे। लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं करते। आज हम लोग पका के खाते हैं। किस तरीके से हम लोग जो है अपने से पका के सारी चीज़ें, कपड़े पहनते हैं, बोलते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, हम लोगों ने इस चैप्टर में पार्ट 1 में पढ़ा था। फिर प्यारे बच्चों हम लोगों ने आपको बताया था आदि मानव, मानव के बारे में, है ना। मानव, जैसे आपको पता है, मानव जैसे दिखने वाला प्राणी का उत्पत्ति पृथ्वी पर 56 लाख साल पहले हुआ है। कहने का मतलब 1 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 100 साल नहीं, 10,000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, कितना साल? 56 लाख साल पहले। अब समझिए कितना लाख साल हो गया, आप सोच करके देखिए। तो ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनका कहना है कि पृथ्वी पर जो है लगभग 56 लाख साल पहले मानव जैसे दिखने वाला प्राणी का उत्पत्ति हुआ है ना। मानव जैसे दिखने वाले प्राणी का उत्पत्ति 56 लाख साल पहले हुआ है। और अगर बात करेंगे हम लोग कि हम लोगों का उत्पत्ति कब हुआ है, हम लोगों के जैसा सेम दिखने वाला प्राणी का उत्पत्ति कब हुआ है, तो 1,60,000 साल पहले। तो ये भी वैज्ञानिकों का कहना है कि आधुनिक मानव जो है वो हम लोगों को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ जो बात हो रही है मानव जैसे प्राणी, तो जैसे गोरिल्ला, चिंपांजी, ये भी एक तरह का मानव के जैसा ही दिखने वाला प्राणी है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आधुनिक मानव का जन्म लगभग कब हुआ है? 1,60,000 साल पहले। लेकिन अगर बात करेंगे कि मनुष्य जैसा दिखने वाला प्राणी का उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुआ है? 56 लाख वर्ष पहले। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों हम लोगों ने आगे बात किए थे पुरातात्विद के बारे में। पुरातात्विद किसे कहते हैं? तो खुदाई के दौरान, मान लो कोई खुदाई कर रहा है और खुदाई के दौरान जो पुरानी चीजें मिलती है, अगर उनसे इतिहास के बारे में पता लगाता है तो उसी को प्यारे बच्चों पुरातात्विद कहते हैं। ये शब्द को जरूर याद रखिएगा, आपको बार बार काम आएगा, है ना।
खुदाई के दौरान जो पुरानी चीजें मिलती है उसका अध्ययन कर मानव इतिहास के बारे में जो पता लगाता है, उस वैज्ञानिक को ही हम लोग पुरातात्विद कहते हैं। जैसे देखिए, इन्होंने खुदाई किया, खुदाई से इनको खोपड़ी मिला, बहुत सारी चीजें मिली, तो इनसे जो इतिहास के बारे में पता लगाया उसी को कहा जाता है पुरातात्विद। या मुहर से इतिहास के बारे में पता चलता है, सिक्का से इतिहास के बारे में पता चलता है, तो ये सारी चीजों, ये जो पता लगाने वाला है उसको कहेंगे पुरातात्विद। और इन चीजों को क्या कहेंगे, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चला, उस चीज को, उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे पुरातत्व। और जो पता लगाया, जो इंसान पता लगाया, जो वैज्ञानिक पता लगाया, उसको कहेंगे पुरातात्विद। तो याद रखिएगा, जैसे ये इंसान है इसको कहेंगे पुरातात्विद, और ये जो हड्डी है, ये जो मुहर है, ये जो सिक्का है, जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता लगा, उसको कहेंगे पुरातत्व। ठीक है। फिर हम लोगों ने जीनस के बारे में बात किया। जीनस का मतलब होता है वंश। फिर हम लोगों ने प्यारे बच्चों बात किया कि आदि मानव के इतिहास के बारे में हमको जानकारी कैसे मिली। तो आदि मानव के बारे में, आदि मानव के इतिहास के बारे में 3 तरीके से जानकारी मिला। पहला जीवाश्म, दूसरा है पत्थर के औजार से, तीसरा है गुफाओं में बनी चित्रकलाएं से। यानी कि बहुत सारे ऐसे औजार मिले जो कि पत्थरों के बने हुए थे, क्योंकि पहले लोहा नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पत्थर के औजार बनाते थे। जैसे मान लो किसी को फसल काटना है तो वो पत्थर का बनाता था, है ना। तो बहुत सारा पत्थर का औजार मिला, जिससे पता चला कि अच्छा, यहाँ पर मानव का उत्पत्ति हुआ था, आदि मानव था। बहुत सारे ऐसे गुफा मिला। गुफा का मतलब जहाँ पर अभी जानवर रहते हैं, लेकिन हम लोग आज से लाखों साल पहले गुफा में रहते थे। तो बहुत सारे ऐसी गुफा मिली जहाँ पर बहुत सारा चित्र बना हुआ मिला, है ना। आज के दिन एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग, एक गुफा के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी ऐसी गुफा मिली जहाँ पर चित्रकलाएं थी, तो इस चित्रकलाओं से पता चला आदि मानव के बारे में। फिर बहुत सारा जीवाश्म मिला। जीवाश्म का मतलब आपको बताए थे कि प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर जीवित रहने वाले बहुत सारे ऐसे जानवर थे, ऐसे सजीव थे जो जीवित थे, और वो मरने के बाद क्या हो गया ना, कि वो अपना एक छाप छोड़ दिया। जैसे देखिए, यहाँ पर ये जमीन है, इस जमीन में एक मछली है ना। और ये मछली क्या किया, पहले तो मर गया, मरने के बाद एक अपना छाप छोड़ दिया। देख रहे हो किस तरीके से अपना फोटोकॉपी यहाँ पर छोड़ दिया है, तो अपना छाप छोड़ दिया। इसी छाप को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो देख लीजिए, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले प्राचीन सजीवों के अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों में या पत्थरों में छोड़ी गई छापों को पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। समझ गए आप, जीवाश्म का मतलब क्या हो गया। जैसे मान लो कोई जानवर है जो मर गया, मरने के बाद मान लो किसी पत्थर पर वो जानवर मर गया, और मरने के बाद उस जानवर का एक तरह का छाप छप गया। कहाँ पर, उस पत्थर पर। उसका एक तरीके से मान लो ऐसा लगेगा आपको कि कोई यहाँ पर चित्र बनाया है, तो मान लो उस जानवर का एक छाप वहां पर छूट गया, तो उसी छाप को जीवाश्म कहते हैं। जैसे एक मछली मर गई, मछली मरने के बाद इस तरीके का निशान जो है इस चट्टान पर छोड़ दिया, तो इसी को कहेंगे जीवाश्म। समझ गए। और जीवाश्म के बारे में अध्ययन को ही हम लोग जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। यानी कि जीवाश्म के बारे में जिस विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं उसी को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने प्यारे बच्चों प्रजाति के बारे में पढ़ा। फिर ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है जो कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है, इस किताब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और देखिए, हम लोग जैसे आपको हम लोग अभी कहे ना कि मानव की उत्पत्ति जो है, मानव के जैसा दिखने वाले प्राणी की उत्पत्ति 56 लाख साल पहले हुआ है। जैसे आज के दिन हम लोग कैसे हैं, ऐसा भी नहीं है। आज के दिन हम लोग कपड़ा पहनते हैं, हम लोग दाढ़ी रखते हैं, मूंछ रखते हैं, है ना। लेकिन आज से लाखों साल पहले हम लोग इस तरीके से थे, है ना। चारों हाथ से चलते थे, फिर थोड़ा ऐसे, पहले ऐसे चलते थे, फिर थोड़ा ऐसे चलने लगे, फिर थोड़ा ऐसे चलने लगे, और आज के दिन हम लोग ऐसे चलते हैं एकदम सीधे, है ना। तो किस तरीके से हम लोगों का विकास हुआ, पहले यहाँ थे आज यहाँ आ गए, कैसे हम लोगों का इतना विकास हुआ, इन्हीं चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, एक शब्द है जो बार बार आपका आएगा, याद रखिएगा, प्राइमेट। प्राइमेट मतलब क्या होता है, स्तनपायी जानवर। स्तनपायी मतलब वे जो दूध देता है। जैसे आपको अगर बात करें, बहुत सारा वानर है, लंगूर है, मानव है। मानव का मतलब जैसे महिलाएं, औरत, है ना, तो वो दूध देती है, जिससे जो शिशु है, वो बच्चे जो है वो दूध पीते हैं। उसके बाद यानी स्तनपायी प्राणी। स्तनपायी प्राणी का मतलब जिनका स्तन होता है, या जिनका जो जानवर दूध देता है बेसिकली, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमेट। तो याद रखिएगा, प्राइमेट शब्द बहुत बार आएगा आपका। इसका मतलब याद रखना है कि स्तनपायी प्राणियों का एक विशाल समूह, यानी कि जो भी जानवर, जो भी मानव दूध देते हैं बेसिकली, उसी को हम लोग कहेंगे प्राइमेट। ठीक है।
फिर प्यार बच्चों होमो के बारे में आपको बताएं। होमो का मतलब एक लैटिन भाषा का शब्द है और होमो का मतलब होता है आदमी, यानी कि हम लोग, मानव। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। होमो का मतलब सिर्फ आदमी नहीं, उसमें आदमी में भी दोनों आता है, पुरुष और स्त्री, याद रखिएगा। तो होमो दोनों होते हैं। होमो हम आपको बताए थे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 3 प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। होमो का 3 प्रकार है, यानी मानव का, आदमी का 3 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार को कहा जाता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस किन्हें कहते हैं? उनको कहते हैं जो पहले पत्थरों से औजार को बनाते थे। जैसे देखिए ये महाशय है, ये पत्थर से औजार बना रहा है, तो इसको कहेंगे होमो हैबिलिस। क्या कहेंगे? होमो हैबिलिस। उनके बाद प्यारे बच्चों दूसरा प्रकार के बारे में पढ़े थे, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होने लगा। जैसे यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर जो है इनको कहा गया होमो इरेक्टस। यानी कि देखिए इसके हाथ में आग है, यानी कि आग का आविष्कार हो गया था, लेकिन ये अभी भी नंगा है, कोई कपड़ा नहीं पहना है। लेकिन ये दाढ़ी मूंछ सब रखा है, लेकिन ये कपड़ा नहीं पहना है, चप्पल नहीं पहना है ना। तो इन लोगों को कहेंगे होमो इरेक्टस, यानी कि अब ये लोग थोड़ा थोड़ा सीधा खड़ा होने लगा। ठीक, अब एक लास्ट प्रकार होता है प्यारे बच्चों, प्रकार तो बहुत सारा है, मुख्य रूप से 3 प्रकार। जो पत्थरों से औजार बनाया उनको कहा गया होमो हैबिलिस। जो थोड़ा थोड़ा सीधा होकर के खड़ा होने लगा उनको कहा गया होमो इरेक्टस। जैसे कि ये कपड़ा नहीं पहनता था, लेकिन इनको होमो इरेक्टस कहा गया। फिर लास्ट है प्यारे बच्चों होमो सैपियंस, यानी कि हम लोग। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो देखिए ये सीधा खड़ा है, ये इधर कपड़ा भी पहना है, एकदम नंगा नहीं है ना। आप देखोगे ये सीधा एकदम खड़ा है और हम लोगों के जैसा दाढ़ी मूंछ सारी चीजें हैं, तो इसको कहेंगे होमो सैपियंस। तो अगर हम बात करें कि हम लोग क्या है, तो हम लोग हैं होमो सैपियंस। याद रखिएगा, हम लोग होमो सैपियंस। जो पत्थरों से औजार को बनाते थे उनको क्या कहा गया? होमो हैबिलिस। याद रखिएगा, ये सब आपका इतिहास में है। ठीक है, वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों फिर हम लोगों ने बात किया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब क्या हो गया कि हम लोगों के जैसा ही दिखने वाला प्राणी, है ना। ये जो है देखिए, जैसे कि हम लोगों के जैसा दिखने वाला मतलब सेम हम लोगों के जैसा नहीं, लेकिन हम लोगों के जैसा ही था। जैसे देखिए इनका जो जबड़ा होता था, वोट होता था, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होता था। इनका जो दांत है वो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होता था, लेकिन ये हम लोगों के जैसा ही था, है ना। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस की विशेषताएं, इनका जो मस्तिष्क है वो होमो की तुलना में बड़ा होता था। होमो का मतलब हम लोग, यानी मानव। हम लोग क्या हो गए? होमो हो गए। और ये हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो इनका जो दिमाग है ये जो है बहुत बड़ा होता था मनुष्य के तुलना में। इनके जो जबड़े हैं, जबड़े का मतलब ये वोट, ये जो वोट है ये काफी बड़ा होता था, जैसे आप देखिए। और इनका जो दांत है, दांत वो भी काफी बड़ा होता था। जैसे आप यहाँ पर ये दांत देख लीजिए, कितना बड़ा बड़ा दांत है। ठीक है, कितना बड़ा बड़ा दांत है। उसके बाद इनके हाथों की दक्षता सीमित थी और वो सीधे खड़े होकर चलने में अधिक कुशल नहीं थे। यानी कि इनके हाथों की दक्षता, कहने का मतलब इनका जो हाथ है ना वो बहुत बड़ा बड़ा होता था, बहुत बड़ा बड़ा। हम लोग का 2 हाथ मिला के उनका 1 हाथ होता था। और वो लोग सही से चल नहीं पाते थे, है ना, थोड़ा झुक करके, ऐसे झुक करके चलते थे। ठीक है, फिर ये लोग जो है कहाँ पर रहते थे? तो ये लोग जो है अपना समय पेड़ों पर गुजारते थे, यानी कि ये लोग पेड़ पौधे पर रहते थे। लेकिन हम लोग आज के दिन पेड़ पौधे पर नहीं रहते। तो ये थोड़ा बहुत कुछ अंतर है हम लोगों से, लेकिन इनको भी मानव के जैसे दिखने वाला ही प्राणी कहा गया और इनका नाम रखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, फिर हम लोगों ने प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बारे में पढ़ा था। जैसे अभी बताए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है वो बहुत बड़ा होता था, लेकिन होमो का जो मस्तिष्क है वो बहुत छोटा होता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि इन लोगों का जो वोट है, इन लोगों का जो दांत है वो काफी बड़ा होता था, लेकिन हम लोगों का दांत थोड़ा हल्का होता, छोटा होता था। हम लोगों को जो जबड़ा है वो बड़ा नहीं होता था, वोट जो है वो छोटा होता था, है ना। हाथों की दक्षता इन लोगों का सीमित था, इन लोगों का हाथ बहुत बड़ा बड़ा होता था, लेकिन ये लोग हाथ से कोई काम नहीं कर पाते थे। लेकिन आज हम लोगों का हाथ का आकार छोटा होता है और हम लोग हाथ से बहुत सारा काम करते हैं। फिर ठीक है, फिर ये लोग जो है पेड़ों पर रहते थे, लेकिन हम लोग पेड़ पौधे पर नहीं रहते हैं। हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग औजार बनाते हैं, सीधे खड़े होकर चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंतर था जो कि हम लोगों ने बात किया था। अब प्यारे बच्चों आज हम लोग यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, 11th हिस्ट्री समय के शुरुआत से। और ये आपका पार्ट 2 है, यानी कि ये दूसरा वीडियो है। और आज हम लोग टॉपिक हमारा है होमोनाइड। आज हम लोग होमोनाइड से शुरू करेंगे। तो अब आप आराम से बैठ जाइए, अब ध्यान से आप सुनिएगा, फुल स्क्रीन कर लीजिए मोबाइल को, अच्छे से मेरी बातों को सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा। और इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में पूरे चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, होमोनाइड, सबसे पहले आप इसका चित्र को देखिए। अब यहाँ पर अगर आप सही से देखोगे तो देखिएगा इसका जो है मूंछ नहीं है, है ना।
इनका मूंछ नहीं है लेकिन इनका मुंह जो है वो काफी बड़ा है। ठीक, तो होमोनाइड किन्हें कहते हैं, याद रखिएगा, होमोनाइड्स आमतौर पर बंदरों से बड़े होते हैं और इनके पूंछ नहीं होती है, यानी कि इनका पूंछ नहीं होता है। जैसे बंदर का पूंछ होता है, आपको पता है बंदर का पूंछ होता है, लेकिन इन लोगों का जो है पूंछ नहीं होता है और ये लोग थोड़ा बंदर से ज्यादा बड़ा होता है और ये लोग भी एक तरह का बंदर ही है, बट बंदरों से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, इन लोगों का पूंछ नहीं होता, बाकी सब बंदर के जैसा। ठीक है, इनकी विकास की अवधि और निर्भरता अधिक होती है, यानी कि ये लोग जल्दी विकास नहीं करते हैं। मतलब क्या, जैसे आप देखोगे आज के दिन एक बच्चा 3 साल में बोलने लग जाता है, 6 महीना में चलने लग जाता है, 1 साल में बढ़िया से चलता है ना। आजकल का बच्चा तो इतना तेज हो गया है कि 2 साल में ही सब कुछ कर लेता है ना। आज देखोगे बच्चों को, लेकिन ये लोग जो है जल्दी कुछ नहीं कर पाता, इन लोगों को बहुत समय लगता है। मतलब कहने का कि इन लोगों का दिमाग जो ना ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा दिमाग है और ये लोग दूसरे पर ज्यादा निर्भर रहता है। दूसरे पर निर्भर रहने का मतलब क्या हो गया कि ये लोग खुद से खाना नहीं बनाता, खुद से कुछ नहीं करता, दूसरे के द्वारा मारे हुए जानवर को खाता है, दूसरे के द्वारा चीजों को खाता है। तो इसका मतलब है कि ये लोग जो है बहुत धीरे धीरे विकास करता है और ये लोग दूसरे पर निर्भर रहता है। तो अगर आपको पूछा जाए होमोनाइड क्या होता है, तो याद रखिएगा होमोनाइड जो है बंदरों के जैसा ही होता है आमतौर पर, लेकिन थोड़ा सा बंदर से बड़ा होता है और साथ ही साथ इन लोगों का पूंछ नहीं होता है। ठीक है, और ये लोग लंबे समय से विकास करते हैं और साथ ही साथ दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कुछ उदाहरण देख लीजिए आप, अब अच्छे से देखिए उदाहरण, जैसे कि गोरिल्ला, जैसे कि चिंपांजी और बोनोबो। अब देखोगे ये सब आपको थोड़ा थोड़ा बंदर के जैसा ही लगेगा, लेकिन ये बंदर नहीं है, लेकिन लोग थोड़ा बंदर के जैसा। आप देखोगे किसी का भी मूंछ नहीं है, किसी का भी पूंछ नहीं है ना। देखिए देखिए ये आपके पूर्वज हैं, जैसे कि आप देखोगे ये आपके पूर्वज का मतलब क्या हो गया, हमारे दादा परदादा का परदादा का परदादा। तो हमारा जो परदादा है वो ऐसा ही था, आपके परदादा इसी तरह से दिख रहे थे आज से लाखों साल पहले। ये देखिए आपके नानी जी, पर नानी जिसको कहेंगे, इस तरीके से थी। ठीक है, फिर देखिए ये आपका, तो इनको कहा गया गोरिल्ला। तो गोरिल्ला भी होमोनाइड है। अगर पूछा जाए होमोनाइड का उदाहरण, तो गोरिल्ला को हम लोग क्या कहेंगे, होमोनाइड कहेंगे। उसके बाद चिंपांजी, ये भी होमोनाइड का उदाहरण है। इसके बाद ये बोनोबो, ये भी होमोनाइड का उदाहरण है। और आप देखोगे तीनों आपको बंदर के जैसा दिखेगा, लेकिन ये लोग बंदर नहीं है। ठीक, तो इन प्राणियों को हम लोग क्या कहेंगे, इन प्राणियों को कहेंगे होमोनाइड। ये भी एक तरह का मतलब हम लोगों का जो उत्पत्ति हुआ है इन्हीं लोगों से हुआ। आज से लाखों साल पहले हम लोग ऐसा ही थे, बट आज हम लोग ऐसा बने, तो इसलिए हमारे परदादा, आपके परदादा ऐसे ही थे, आपके परनानी ऐसी ही थी। ठीक है, अपना परनानी परदादा को दिखाइएगा। चलिए आगे देखिए, वर्गीकरण। होमोनाइड्स में बड़े प्राइमेट शामिल होते हैं, लेकिन इसमें केवल मानव और उनके नजदीकी रिश्तेदार शामिल नहीं होते। कहने का मतलब ये जो होमोनाइड है इसमें बड़े बड़े प्राइमेट शामिल होते हैं। प्राइमेट का मतलब अभी हम क्या बताएं, स्तनपायी जानवर, यानी कि वे जानवर जो दूध देती है उनको कहा गया प्राइमेट्स। तो होमोनाइड में उन जानवरों को रखा गया जो प्राइमेट है। प्राइमेट का मतलब हो गया जो दूध देने वाली जानवर है ना। लेकिन दूध तो मानव भी देता है, तो मानव को जो है यहां पर शामिल नहीं किया गया होमोनाइड में। ठीक है, तो याद रखिएगा होमोनाइड्स में बड़े बड़े प्राइमेट शामिल हैं, लेकिन इसमें केवल मानव और मानव के जैसा जो रिश्तेदार है, मानव के जैसा देखने वाले प्राणी, उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। इसमें किसको शामिल किया गया, गोरिल्ला को, चिंपैंजी को, बोनोबो को। ये तीनों नाम है, ये तीनों नाम है जानवर का। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं होमोनिड के बारे में। तो होमोनाइड आप समझ गए, अब होमोनिड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल होते हैं, यानी कि होमोनिड में सभी तरह के मानव प्राणी शामिल है। होमोनिड्स का मस्तिष्क होमोनाइड की तुलना में बड़ा होता है, और ये जो होमोनिड है, यानी होमोनिड जो है, इनका जो दिमाग है वो होमोनाइड की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि जैसे होमोनिड हो गए हम लोग क्या हो गए, होमोनिड, और वो हो गया चिंपांजी, गोरिल्ला हो गया होमोनाइड। उन लोगों का दिमाग तो दिखता बड़ा है, लेकिन उन लोगों के पास दिमाग नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास दिमाग है। आज हम लोग गाते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चोरी नहीं करते हैं, लेकिन क्या गोरिल्ला के पास दिमाग है? उनको अगर खाने के लिए मिलेगा तो इंसान को ही खा जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए कहा गया कि होमोनिड्स के मस्तिष्क जो है होमोनाइड की तुलना में बड़ा होता है, यानी हम लोगों का दिमाग मतलब हम लोगों के पास उन लोगों से ज्यादा दिमाग होता है। ये सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते हैं, और ये जो होमोनिड है वो सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलते हैं, जैसे हम लोग 2 पैरों पर चलते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर होमोनिड। ठीक है, फिर इनके हाथों में औजार बनाने और उपयोग करने की विशेष क्षमता होती है, और हम लोग जो है
औजार भी बनाते हैं और हम लोग अपने हाथों से बहुत सारी काम करते हैं, जैसे पेन बनाए, डिजिटल बोर्ड बनाए, औजार बनाए, मोबाइल बनाए, कैमरा बनाए। ये सब किसने बनाया? इंसानों ने बनाया है। तो इंसान को कहा गया होमोनिड और होमोनाइड कहा गया किसको? गोरिल्ला को, चिंपैंजी को। याद रखिएगा। तो ये छोटा सा अंतर है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, जैसे मनुष्य यानी होमोस्पियंस, इसको कहा गया होमोस्पियंस, है ना। उसके बाद हमारे पूर्वज यानी हमारे दादा परदादा का परदादा का परदादा और भी बहुत सारे मानव जैसे प्रजातियां, इन सारी चीजों को प्यारे बच्चों होमोनिड कहा गया। तो आपको चीजें समझ में आ गई। अगर आपको पूछा जाए होमोनाइड क्या है तो कहिएगा होमोनाइड जो है इनका ये बंदरों के जैसा दिखता है, लेकिन इन लोगों का पूंछ नहीं होता, मूंछ नहीं होता और बंदरों से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, और ये विकास बहुत धीरे धीरे करता है। इन लोगों के पास ना दिमाग नहीं है, धीरे 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 करता है विकास, और ये लोग दूसरे पर निर्भर रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर गोरिल्ला, चिंपांजी, बोनोबो, ये सभी है। लेकिन होमोनाइड अगर होमोनिड पूछा जाए तो होमोनिड का मतलब हम लोग। जैसे हम लोगों के पास दिमाग ज़्यादा है उन लोगों से, हम लोग सीधे खड़े होकर चलते हैं, 2 पैरों पर चलते हैं, वो लोग 4 पैरों पर चलता है। इनके हाथों में, हम लोगों के हाथों में औजार बनाने का हुनर है। हम लोग क्या कहते हैं, अपने दिमाग का उपयोग करके बहुत सारी काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तो होमोनिड में मनुष्य आ जाएगा, हमारे पूर्वज आ जाएगा। समझ गए? वेरी गुड। अभी और देखिए, आपको और अच्छे से समझाएंगे, डोंट वरी। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आएगा, होमोनाइड और होमोनिड में अंतर बताइए। तो होमोनाइड और होमोनिड के बीच क्या अंतर है? तो एक तरफ लिख देंगे होमोनाइड और एक तरफ लिख देंगे होमोनिड। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा अंतर को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होमोनाइड के बारे में। तो होमोनाइड का जो मस्तिष्क है यानी होमोनाइड का जो दिमाग है वो आमतौर पर होमोनिड की तुलना में छोटा होता है। एक आपका है होमोनाइड और एक है होमोनीड, एक है होमोनीड, एक है होमोनाइड। तो होमोनाइड हम लोग हो गए होमोनीड और होमोनाइड कौन हो गया? गोरिल्ला। ठीक है। अब देखो होमोनाइड किसे कहते हैं? तो होमोनाइड का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो आमतौर पर होमोनीड्स की तुलना में छोटा होता है। यानी हम लोगों की तुलना में इन लोगों का दिमाग छोटा होता है। लेकिन बात करें हम लोग अपने बारे में तो होमोनीड्स का मस्तिष्क आमतौर पर बड़ा होता है। यानी हम लोगों का दिमाग होमोनाइड की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है। अभी आपको बताएं। फिर होमोनाइड्स जैसे कि गोरिल्ला, चिंपांजी, इन लोगों को क्या कहा गया? होमोनाइड्स कहा गया। होमोनाइड्स जो है आमतौर पर 4 पैरों के बल चलते हैं, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते हैं। कहने का मतलब ये जो होमोनाइड है वो इस तरीके से 4 पैर पर चलते हैं, ऐसे करके, है ना। लेकिन उनका जो अगला पैर है, अगला पैर का मतलब एक तरीके से उन लोगों का ये हाथ ही है। जैसे पहले हम लोग भी ऐसे झुक के चलते थे ना, दोनों पैर, दोनों हाथ को रख करके, तो गोरिल्ला को देखोगे वो भी ऐसे ही चलता है। तो कहा गया कि ये जो गोरिल्ला है, चिंपांजी है, ये सभी क्या है? होमोनाइड है। और होमोनाइड जो है वो 4 पैर पर चलते हैं, लेकिन उनका जो आगे का 2 पैर है वो थोड़ा लचकदार होता है, थोड़ा कमजोर होता है पिछले 2 पैर के मुकाबले में। लेकिन होमोनिड्स जो है वो सीधे खड़े होकर चलते हैं, इस तरीके से सीधे खड़े होकर चलते हैं और पिछले 2 पैरों के बल चलते हैं। और ये सिर्फ 2 पैरों की सहायता से चलते हैं। जैसे हम लोग सिर्फ 2 पैरों पर, तो हम लोग होमोनिड हो गए। ठीक, आगे देखिए। होमोनाइड्स और औजार बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। यानी कि ये जो होमोनाइड है ये कोई औजार नहीं बना पाता है, किसी तरह का हथियार नहीं बना पाता है ना। और वे वस्तुओं को पकड़ सकते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। और ये होमोनाइड जो है प्यारे बच्चों, ये औजार नहीं बना पाता है, मतलब किसी भी तरह का औजार नहीं बना पाता है, लेकिन ये लोग वस्तुओं को पकड़ सकता है, कोई चीज को ऐसे पकड़ जरूर सकता है ना। या फिर बहुत सारा काम भी ये लोग कर सकता है, लेकिन ये लोग औजार नहीं बना पाता। बात करेंगे होमोनिड्स, तो होमोनिड्स के हाथ जो है औजार बनाने के काम आते हैं। बहुत सारा उपयोग करने के साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। बहुत सारा ऐसा क्षमता है हम लोगों के अंदर में कि बहुत सारे काम को हम लोग कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई। तो अगर आपको पूछा जाए होमोनिड और होमोनाइड में अंतर, तो आप बता दोगे कि होमोनाइड का दिमाग छोटा होता है, होमोनिड का बड़ा होता है। होमोनाइड 4 पैरों पर चलता है, लेकिन उनका शरीर का जो अगला हिस्सा, अगले दोनों पैर है, वो थोड़ा लचकदार होता है, अगला दोनों पैर कमजोर होता है। लेकिन हम लोग 2 पैरों पर चलते हैं, सीधे खड़े होकर चलते हैं। होमोनाइड औजार नहीं बना पाता, लेकिन होमोनिड औजार भी बनाता है, साथ ही साथ हाथ का उपयोग करके बहुत सारा काम करता है। ये लोग औजार नहीं बनाता, पर थोड़ा बहुत काम जरूर कर लेता है। ठीक है। फिर आगे थोड़ा शॉर्ट में हम लोग इस चीज़ों को समझते हैं। शॉर्ट में देखो, होमोनिड और होमोनाइड। होमोनिड, इसमें मनुष्य और उनके पूर्वज शामिल होते हैं जो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम होते हैं और औजार बनाने की क्षमता रखते हैं। यानी होमोनिड में कौन कौन है? होमोनिड में मनुष्य है और उनके पूर्वज, पूर्वज मतलब हमारे पूर्वज, जैसे हमारे दादा परदादा, ये सभी हमारे
पूर्वज हो गए। ठीक है, पूर्वज किसे कहेंगे? जैसे हमारे दादा, हमारे पापा, हमारे परदादा का दादा, ये सभी हो गए हमारे पूर्वज। तो होमोनिड में कौन आ जाएगा? मनुष्य आ जाएगा और उनके पूर्वज शामिल हो जाएगा। और ये सभी सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम होते हैं और औजार बना भी सकता है। तो होमोनिड जो है सीधा खड़ा होता है, औजार भी बना होता है। इसमें हम लोग आ गए, मनुष्य आ गए और हमारे दादा परदादा इसमें सब आ गए। ठीक, लेकिन बात करेंगे होमोनाइड के बारे में, तो इसमें जो है बड़े बड़े प्राइमेट्स आते हैं, जैसे कि बड़े बड़े जानवर, जैसे हिल्स, गोरिल्ला, चिंपांजी, ये बड़े बड़े जानवर जो स्तनपायी दूध देने वाले जानवर है, वो जानवर इसमें आते हैं होमोनाइड में। और ये जो है आमतौर पर चारों पैरों के बल चलते हैं और औजार बनाने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन ये लोग औजार नहीं बना पाते। तो होमोनाइड को औजार नहीं बना पाता, ये लोग चारों पैर के बल चलते हैं, बट ये लोग 2 पैरों के बल चलते हैं। होमोनिड में हम लोग आ गए, मनुष्य आ गया। और जैसे हम लोग भाई 2 पैरों पर चलते हैं ना, क्या आप लोग 4 पैरों पर चलते हो? लेकिन होमोनाइड में गोरिल्ला, चिंपांजी, बोनोबो, हेल्स, ये सभी जानवर आ गए। ठीक है, चलिए, तो यह स्पष्ट है कि होमोनिड और होमोनाइड दोनों के बीच अंतर उनके शारीरिक और व्यवहारिक लक्षणों में होता है। यानी कहने का मतलब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि होमोनिड और होमोनाइड में जो अंतर है वो किस प्रकार है, या तो शारीरिक रचना के आधार पर या मस्तिष्कीय क्षमताओं के आधार पर। कहने का मतलब कि हम लोगों का और उन लोगों के बीच अंतर जो है 2 प्रकार से है। एक तो पहला, हम लोगों के पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, होमोनाइड के पास दिमाग नहीं है। होमोनिड का जो शरीर का आकार है वो थोड़ा दूसरा है, सीधा खड़ा होकर हम लोग चलते हैं, लेकिन जो होमोनाइड है उनका शरीर का आकार दूसरा है। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया कि यह बात बिल्कुल सही है कि होमोनिड और होमोनाइड दोनों के बीच जो अंतर है उनके शारीरिक यानी कि शरीर की रचना के आधार पर और उनके लक्षणों के आधार पर है। होमोनिड जो है अधिक विकसित होता है, यानी होमोनिड यानी हम लोग ज़्यादा विकसित होते हैं और उन्नत शारीरिक और मस्तिष्क की क्षमताओं के साथ आते हैं। हम लोगों का शरीर भी बहुत उन्नत किस्म का होता है, हम लोगों का मस्तिष्क यानी हम लोगों के पास दिमाग भी बहुत ज़्यादा होता है। जबकि होमोनाइड एक व्यापक वर्गीकरण है जिसमें प्राइमेट्स के बड़े बड़े समूह शामिल होते हैं। यानी होमोनाइड में इतने दिमाग नहीं होते, इसमें सिर्फ प्राइमेट्स के बड़े बड़े समूह आते हैं। कहने का मतलब इसमें स्तनपायी जो दूध देने वाले जानवर वही आते हैं और ये 4 पैरों पर चलते हैं। इनका शरीर का आकार हम लोगों से दूसरा होता है, इनके पास उतना दिमाग नहीं होता है, वही सब चीज़ है घुमा फिरा के। ठीक है, चलिए, अब प्यारे बच्चों एक सवाल आता है आपके सामने में कि होमोनिडो के अफ्रीका में उद्भव के 2 प्रमुख प्रमाण हैं। आपको पूछा जाएगा कि बताइए, हम लोग जैसे वो आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुआ, यानी कि दुनिया में सबसे पहले मनुष्य कहाँ पर आया। तो वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि दुनिया में सबसे पहले जो मनुष्य आया है वो आया है आपका अफ्रीका में। तो सवाल आपको पूछा गया कि ऐसा 2 प्रूफ बताइए जिससे कि हमें यकीन हो कि हाँ अफ्रीका में सबसे पहले मनुष्य आया है। तो वही चीज है कि होमोनिडो के अफ्रीका में उद्भव के 2 प्रमुख प्रमाण है, यानी कि उद्भव, ठीक है, यानी कि जो उत्पत्ति हुआ है होमोनिड का मतलब हो गया हम लोग। तो ये कहा गया कि आप जैसे कहे कि सबसे पहले मनुष्य का उत्पत्ति अफ्रीका में हुआ है, होमोनिड का उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका में हुआ, इसका 2 प्रमाण दीजिए, 2 प्रूफ दीजिए। तो 2 प्रूफ निम्न है। कैसे कैसे? सबसे पहला है अफ्रीकी वानर, जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला होमोनिडो के गहरे रिश्तेदार हैं। ये वानर और होमोनिडो के पूर्वज एक ही विकासात्मक शाखा से आए हैं। यानी कि जब आप चिंपांजी को देखोगे, जब आप गोरिल्ला को देखोगे, तो चिंपांजी गोरिल्ला भी एक तरीके से होमोनिडो के जैसा ही है। लगेगा आपको कि जो होमोनिड है उनका कोई रिश्तेदार है, ऐसा आपको दिखने में लगेगा, है ना। तो इससे एक प्रूफ हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे चिंपांजी मिले हैं अफ्रीका में, बहुत सारा ऐसा गोरिल्ला अफ्रीका में मिला है जो कि बिल्कुल होमोनिड का रिश्तेदार लगता है। तो इससे भी पता चलता है कि हाँ मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई? अफ्रीका में हुई। दूसरा प्रूफ है प्राचीन होमोनिड जीवाश्म। देखिए जीवाश्म शब्द आ गया, और जीवाश्म का मतलब क्या बताए थे अभी आपको हम, कि कोई जानवर अगर मर गया तो मरने के बाद वो अपना छाप छोड़ देता है। तो जो वो छाप छोड़ देता है, अपना जो वो निशान छोड़ देता है, उसी को जीवाश्म कहा गया। तो बहुत सारा ऐसा पुराने होमोनिड था जिनका हम लोगों को छाप मिला, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्राचीन जीवाश्म। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में आपको पढ़ा है कि इन लोगों का जबड़ा बड़ा होता था, ये लोग थोड़ा दांत इन लोगों का बड़ा होता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। तो बहुत सारे ऐसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्राचीन जीवाश्म था जो कि हम लोगों को पूर्वी अफ्रीका में मिला है, और ये जीवाश्म दिखाते हैं कि होमोनिड का विकास अफ्रीका में हुआ है। ठीक, तो अगर आपको पूछा जाए कि 2 ऐसा प्रूफ बताइए
जिससे हमें पता चले कि हाँ होमोनिड का सबसे पहले उत्पत्ति अफ्रीका में हुआ है। तो वो दो प्रूफ कौन सा है? पहला प्रमाण है अफ्रीकी वानर। वानर मतलब जानो, वानर सेना जो था, वानर है ना, वानर भी एक तरह का बंदर के जैसा ही दिखता था, जिनको इंग्लिश में हम लोग ऐप कहते हैं। ऐप का मतलब लंगूर भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे अफ्रीकी वानर मिला है जो कि चिंपांजी और गोरिल्ला जैसा दिखता है, और ये सभी होमिनिड के रिश्तेदार हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे प्राचीन होमिनिड मिला है जिनका जीवाश्म हम लोगों को अफ्रीका में मिला है, यानी कि ये अपना छाप छोड़ा हुआ मिला है। बहुत सारे ऐसे निशान मिले हैं, ऐसा जीवाश्म मिला है जो कि होमिनिड का है। तो इससे पता चला कि होमिनिड का विकास सबसे पहले कहाँ पर हुआ? अफ्रीका में हुआ। तो ये दो प्रूफ है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आपके सामने सवाल आता है कि आदिकालीन मानव विभिन्न तरीकों से भोजन ग्रहण करता था जो उनके जीवन शैली और पर्यावरण पर निर्भर करते थे। कहने का मतलब पूछा जाएगा सवाल कि बताइए जो आदिम कालीन है, यानी कि जो आदि मानव है, वो लोग भोजन कैसे करते थे, किस तरीके से अपना भोजन करते थे? तो सबसे पहले अपना 4-5 तरीके से वो लोग भोजन करते थे। शिकार करके करते थे, मछली पकड़ते थे, पेड़ पौधे से फल खाते थे, है ना। इस तरीके से वो लोग अपना भोजन करते थे। तो आपके सामने सवाल आया कि वो लोग भोजन कैसे करते थे, तो ध्यान से सुनो। देखिए, सबसे पहले वो लोग भोजन करते थे संग्रहण करके। संग्रहण का मतलब आदिकालीन लोग, आदिकालीन मानव का मतलब हो गया क्या कि जैसे जब यहाँ पर आदि मानव था, यानी कि आज से हजारों साल पहले जब यहाँ पर आदि मानव था, तो उस समय को कहा गया आदिकाल, है ना। तो आदिकालीन मानव जो है जंगली फल, बीज, कंद और बहुत सारे पौधों को इकट्ठा करते थे। वे मौसम के अनुसार उपलब्ध खाद्य स्रोतों को इकट्ठा करते थे, यानी कि आपको पता है अलग अलग मौसम में अलग अलग फल आते हैं। जैसे किसी सीजन में आपको देखोगे आम आता है, तो कभी अमरूद आता है, कभी पपीता आता है, कभी जामुन आता है ना। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके का फल आता था। तो ये आदिकालीन जो आदि मानव है, वो लोग क्या करते थे? सारे फल को जमा करते थे और उस फल से अपना भोजन प्राप्त करते थे, है ना। तो आदिकालीन मानव जंगली फल, बीज, कंद और बहुत सारे पौधों को इकट्ठा करते थे, और वो मौसम के अनुसार उपलब्ध जो भी खाद्य स्रोत था, मौसम के अनुसार जो भी फल फ्लावर आते थे, जो भी फल आता था, उन फलों को वो खाते थे। तो पहले इस तरीके से वो लोग भोजन करता था, संग्रहण करके। दूसरा है शिकार करके। वे जानवरों का शिकार करते थे। वो लोग अपना भोजन जानवरों का शिकार करके करते थे, जिसमें बड़े बड़े जानवर जैसे हरा, हिरन, छोटे छोटे जानवर शामिल थे। शिकार उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो याद रखिएगा, आदि मानव जो है वो लोग अपना भोजन शिकार करके करते थे। वो लोग बड़े बड़े जानवरों को मारते थे, छोटे छोटे जानवरों को मारते थे, और उस जानवरों से कच्चा कच्चा मांस को खाते थे, ठीक है। तीसरा है मछली पकड़ना। तीसरा तरीका क्या है? वो लोग मछली पकड़ते थे, है ना। कुछ आदिमकालीन मानव जलाशयों का मतलब जहां पर पानी जमा करके रहता है, जैसे तालाब, उनको जलाशय कहेंगे, या नदी, इन जगहों से मछली पकड़ते थे, और यह उनकी खाद्य विविधता को बढ़ाता था और पानी के पास रहने वाले जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण था। तो कुछ आदि जो मानव है वो लोग मछली पकड़ते थे और मछली से अपना भोजन को प्राप्त करते थे, है ना। कुछ लोग हैं जो कि अपमार्जन का मतलब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेड हंटिंग। डेड हंटिंग का मतलब क्या हो गया? ये कभी मजबूरी में होता था, जैसे मान लो खाने के लिए कुछ नहीं मिला, ना ही कोई फल मिला, ना ही कोई मछली मिला, ना ही कोई जानवर मिला, तब ये लोग क्या करते थे? जो जानवर मर जाता था, मान लो कोई मर गया है, तो जो मर गया था उसका शरीर से ये लोग खाते थे, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था, है ना। तो वे जो है मृत जानवर, यानी जो जानवर मर जाते थे उसको भी खाते थे। प्राकृतिक मौत से मरे हुए होते थे। यह तरीका विशेष रूप से तब उपयोगी था जब शिकार मुश्किल हो, यानी कि जब ये लोग शिकार नहीं कर पाता था, जब इन लोगों को फल फ्लावर खाने के लिए नहीं मिलता था, जब इन लोगों को मछली नहीं मिलता था, तब ये लोग अगला तरीका खाने का अपनाता था कि ये लोग जो जानवर मर जाते थे, प्राकृतिक मौत होती थी, वो मरे हुए जानवर को ये लोग खाते थे। तो इस प्रकार से ये लोग जो है अपना भोजन को प्राप्त करते थे, है ना। तो जैसे आपने देखा, पूछा जाएगा कि बताइए आदिकालीन मानव किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते थे? संग्रहण करके, शिकार करके, मछली पकड़ के, और अपमार्जन यानी मरे हुए जानवरों से अपना भोजन को प्राप्त करते थे, ठीक है। वेरी गुड। अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करेंगे संचार, भाषा और कला के बारे में, कि किस प्रकार से वहां पर संचार होता था, भाषा किस प्रकार वो लोग बोलते थे, और किस प्रकार उन लोगों के पास कला था। कला का मतलब होता है आर्ट। जैसे हमको बोलने की कला है, किसी को गाने की कला होता है, किसी को डांस करने की कला होता है। सबका कला अलग अलग प्रकार का होता है। किसी को गाली देने का कला आता है, आप लोग को आता है किसी को? चलिए देखिए, तो संचार और भाषा और कला के बारे में पढ़ते हैं कि आदि मानव किस तरह से संचार करते थे, किस तरीके से कला
था उन लोगों के पास, किस तरीके का उन लोगों के पास भाषा बोलते थे, किस तरीके से, ठीक है। तो देखिए, भाषा के विकास पर विभिन्न विचार है, यानी कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग कहना है कि भाषा का विकास, कोई कहता है ऐसे हुआ है, कोई कहता है ऐसे हुआ है। देख लेते हैं कैसे हुआ है। देखिए, हाव भाव और हाथों का उपयोग। शुरुआती मानव शरीर की भाषा जैसे हाव भाव और हाथों के इशारे का इस्तेमाल करते थे। यानी कि जब मानव का उत्पत्ति हुआ था तो शुरुआत में जब बोलना लोग शुरू किया था, आज हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सोच के देखो कि हम लोग कैसे आज बोल लेते हैं। आज से लाखों साल पहले वो लोग कैसे बोलने के लिए सीखा होगा, है ना, कितना सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि लोग जो है, शुरुआती मानव जो था वो लोग क्या करता था, शरीर की भाषा, है ना, ऐसे ऐसे मतलब रोता था, मतलब इशारा करके बात करता था, क्योंकि बोलने जानता ही नहीं था, है ना। तो शुरुआती मानव शरीर का भाषा जैसे हाव भाव और हाथ का इशारा का इस्तेमाल करते थे। किसी को बुलाना है, ऐसे शरीर का इशारा से बात करते थे शुरुआती मानव। फिर कहा गया गाना और गुनगुनाना। फिर पहले लोग बात करने के बजाय गाने या गुनगुनाने जैसे तरीकों से बात करते थे। ये मौखिक संचार के शुरुआती रूप थे। पहले लोग बोलते ही नहीं थे, लेकिन जब शुरुआती हुआ तो किस तरीके से लोग गाने लगे, लोग गुनगुनाने लगे, गाने लगे। तो गाना गा के, गुनगुना करके लोग जो है लोगों को बुलाने लगे, है ना। जैसे लोग शुरुआती दौर में, अब आज के दिन जो गाना गाते ऐसा नहीं था, वो गाना अलग था। तो लोग गाना और गुनगुना करके लोग आपस में बातचीत करना शुरू किया, ठीक है। फिर आवाहन, यानी शुरुआती मानव की आवाज़ें जो है वो बुलावों के रूप में हो सकती थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जैसे आज के दिन वानर होता है, वैसे ही लोग धीरे धीरे बोलना शुरू हुआ होगा और ये फिर भाषा बन गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि बोले जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में ऐसी विशेषताएं थी जिनसे उनके लिए बोलना संभव हो सकता था, है ना। जैसे हमने बताया, होमो के कई प्रकार हैं, होमो के कई प्रकार हैं। एक होता है होमो हैबिलिस, एक होता है होमो सैपियंस, है ना। आपको हम बताए होमो इरेक्टस, हम लोग क्या है, होमो सैपियंस है। होमो के मुख्य तौर पर 3 प्रकार आपको हम बताए हैं, एक होमो हैबिलिस, एक होमो क्या है, होमो स्पेक्टस, और एक है प्यारे बच्चों होमो सैपियंस, एक है होमो स्पेक्टस। तो हम लोग हो गए। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में ऐसी विशेषताएं थी, यानी होमो हैबिलिस के पास, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको बताए ना कि होमो के टोटल 3 प्रकार हैं, ठीक है। होमो के कितने प्रकार हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है? तो सबसे पहले होमो हैबिलिस, यानी जो लोग पत्थर से औजार को बनाते थे उन लोगों को कहा गया होमो हैबिलिस। फिर एक है होमो इरेक्टस, जो सीधा खड़ा हुआ। उसके बाद होमो सैपियंस, यानी कि हम लोग। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो होमो हैबिलिस था, ये जो लोग औजार से, पत्थरों के औजार से चीज़ों को बनाते थे, तो इन लोगों के पास इतना दिमाग था कि ये लोग बोलना शुरू कर दिया। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, वही चीज़ यहाँ पर कहता है, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे। ऐसा माना जाता है कि जो होमो हैबिलिस था, है ना, जो होमो हैबिलिस था, इन लोगों के मस्तिष्क में ऐसी विशेषताएं थी, इन लोगों के पास इतना था कि ये लोग जो है बोलने जानते थे, है ना। भाषा का विकास सबसे पहले लगभग 20 लाख साल पहले हुआ था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो बोलने की शुरुआत है वो होमो हैबिलिस ने किया है, और भाषा का जो शुरुआत है वो तो 20 लाख साल पहले हुआ है, लेकिन सही तरीके से जो बोलने की शुरुआत हुई है लगभग वो 2 लाख साल पहले हुआ है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे शिकारी संग्राहक समाज के बारे में। शिकारी संग्राहक समाज, शिकारी संग्राहक समाज का मतलब क्या हो गया? वो समाज जो शिकार के साथ साथ व्यापार भी करता था और जो जंगलों में पाई जाने वाली छोटी बड़ी चीजों का खरीद बिक्री करता था, विनिमय करता था। विनिमय का मतलब खरीद बिक्री। तो उनको कहा गया शिकारी संग्राहक समाज। तो उस वक्त में जब आदि मानव लोग थे तो उस वक्त में लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, है ना, शिकार करते थे, व्यापार करते थे। तो उन लोगों को कहा गया शिकारी संग्राहक समाज। शिकारी संग्राहक समाज किसे कहा गया? यह समाज जो है, यानी कि ये जो शिकारी संग्राहक समाज है, ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार का मतलब क्या होता है? जानवरों को मारना, है ना, शिकार करना, पक्षियों को मारना, पशु पक्षियों को मारना, इसको कहते हैं शिकार। तो ये जो शिकारी संग्राहक समाज है, ये लोग शिकार के साथ साथ व्यापार भी करते थे। साथ ही साथ ये लोग जंगलों में पाई जाने वाली छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों का खरीद बिक्री करते थे। मान लो किसी को आम मिल गया
तो आम वो लोग जा करके बेच दिया, आम के बदले वो दूसरा चीज़ ले लिया। तो ये लोग विनिमय करते थे। विनिमय, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। जैसे हम किसी को मोबाइल देंगे और उसको कहेंगे कि आप जो है हमको अपना खाने पीने का 10 बोरा चावल दे दीजिए, तो ये हो गया विनिमय, सामान के बदले सामान। इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय। आप लोग 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। तो इसी को कहते हैं शिकारी संग्राहक समाज, यानी जो शिकार के साथ साथ व्यापार भी करता था, जंगलों में जो चीजें मिलता था उनसे वो विनिमय करता था, यानी अदला बदली करता था। ठीक है। एक इतिहास में प्यारे बच्चों समूह आता है जिस जनसमूह को कहते हैं हज्जा जनसमूह। हज्जा जनसमूह क्या होता है? हज्जा जनसमूह, ध्यान से सुनना। देखिए 11वीं क्लास का इतिहास है और आप लोग ऐसा ऐसा चीज को यहाँ पर सुनिएगा जिसको आप कभी नहीं पढ़े हैं, तो आपको घबराना नहीं है। हम आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाएंगे, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और प्लीज कॉपी कलम निकाल करके बैठना है और नोट करना है। और मान लो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिनको ये पीडीएफ चाहिए, जिनको टेस्ट चाहिए, तो पीडीएफ के लिए, टेस्ट के लिए या क्लास के लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जो तनु क्लासेस ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तनु क्लासेस ऐप को। और तनु क्लासेस ऐप में आप जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, सफलता बैच 11th क्लास का। ठीक है। फीस भी बहुत कम है, बहुत कम फीस है। आप एक बार जरूर तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे ये पीडीएफ और ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, अब आपके सामने एक पॉइंट आया हज्जा जनसमूह। हज्जा जनसमूह क्या होता है? तो देखिए हज्जा जनसमूह, हज्जा लोग जो है तंजानिया में, तंजानिया एक देश का नाम है तंजानिया, तो हज्जा जो लोग हैं ये तंजानिया में लेक यासी के आसपास रहते हैं। एक लेक है, लेक का मतलब होता है झील, लेक, झील, झरना जहाँ पर पानी गिरता है उसी को लेक कहते हैं। ठीक है। तो ये लोग जो हज्जा जनसमूह है, एक मानवों का एक समूह है। जैसे देखिए इन लोगों को ही कहा जाता है हज्जा जनसमूह, लोगों का एक समूह है। तो ये जो हज्जा लोग जो हैं ये कहाँ पर रहते हैं? तो तंजानिया में रहते हैं। तंजानिया में लेक यासी, एक लेक का नाम है, एक झरना, एक जो है झील का नाम है, उसी के अगल बगल में रहते हैं। ये लोग हाथी को छोड़कर सभी प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं। यानी कि ये जो हज्जा जनसमूह है ये लोग हाथी को छोड़ करके बाकी सभी तरह का जानवर को खाते हैं और उनका मांस को खाते हैं, बाकी हाथी को ये लोग कुछ नहीं करता। ठीक है। भोजन और संसाधन, हज्जा लोग जो है वो क्या करता है, जमीन, हज्जा लोग जमीन और उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं मानते, जबकि उनके पास शिकार के लिए बहुत सारे जानवर होते हैं। यानी कि ये लोग जो है ना किसी जमीन पर जाके अधिकार नहीं करता, ये लोग नहीं कहता है कि ये जमीन मेरा है, और ये लोग किसी भी संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जमाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि ये संसाधन मेरा है, ये जो कोयला है ये मेरा है, ये जो हमने शिकार किया है ये मेरा है, ये लोग ऐसा नहीं कहते। तो हज्जा लोग जमीन और उनके संसाधन पर अपना अधिकार नहीं मानते, जबकि उनके पास शिकार के लिए बहुत सारे जानवर होते हैं। इनके पास बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, हाथी को छोड़ के ये सभी जानवर का शिकार करते हैं। वे ज्यादातर जंगली साग सब्जियों पर निर्भर रहते हैं। उनका भोजन का लगभग 80% हिस्सा वनस्पतियों से आता है। तो ये जो हज्जा लोग हैं, हज्जा जनसमूह है, ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन ये लोग हाथियों का शिकार नहीं करते। ये लोग लेक यासी के बगल में रहते हैं, तंजानिया देश में रहते हैं, और साथ ही साथ ये लोग जो है प्यारे बच्चों सभी प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं हाथी को छोड़ करके। फिर ये लोग लगभग 80% जो है साग सब्जी खाते हैं और 20% ये लोग मांस मछली खाते हैं, शिकार करते हैं। समझ गए आप? तो ये है आपका हज्जा जनसमूह। ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, याद रखना। अब प्यारे बच्चों जैसे कि हम आपको बताए थे ना कि हम लोगों को आदि मानव के बारे में जो पता चला वो कैसे पता चला, तो गुफाओं में बहुत सारी चित्रकलाएं मिली है ना। 3 तरीका था, 3 तरीके से हम लोगों को आदि मानव के बारे में पता चला। एक है आपका पत्थरों के बने औजार से, एक है गुफा में बनी चित्रकलाएं से, और एक हमने आपको क्या बताया, जीवाश्म से। तो जीवाश्म का मतलब तो समझ गए कि बहुत सारे जानवर जो मर जाते थे, मर जाने के बाद अपना छाप छोड़ देता था पत्थर पर, तो उसको कहा गया जीवाश्म। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पत्थर के औजार मिले जिनसे हमें आदि मानव के बारे में पता चला। अब हम आपको एक पॉइंट बताए थे कि बहुत सारे ऐसा गुफा मिला जहाँ पर बहुत सारे चित्र बना हुआ मिला। जैसे ये देखिए गुफा है, इस गुफा का नाम क्या है, पहले याद रखिएगा, इस गुफा का नाम है आल्टमिरा की गुफा। क्या नाम है? आल्टमिरा की गुफा। और ये कहाँ पर है? ये जो गुफा है ये आपको दिखेगा स्पेन। स्पेन एक जगह का नाम है, देश का नाम है। वही स्पेन में आपको एक गुफा मिलेगा, उस गुफा का नाम है आल्टमिरा की गुफा। इस गुफा में जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारा चित्र बना हुआ मिलेगा। जैसे देखिए
ये देखिए जंगली जानवर है ना, ये एक तरह का जंगल के जैसा जानवर है। यहाँ पर देखिए कोई भेड़िया टाइप का जानवर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कोई जंगली कुत्ता जैसा दिख रहा है कोई जानवर, आपको दिख रहा है ये। यहाँ देखिए ऊंट के जैसा कुछ चित्र बना हुआ है। आप अगर गौर से देखोगे तो ये चित्र आपको दिखने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आदि मानव के बारे में हमें गुफाओं से भी पता चला। गुफाओं में बहुत सारी चित्र बनी हुई थी। जैसे एक गुफा है अल्टमिरा की गुफा, उस गुफा में ये सारे चित्र बनी हुई है। अब आप बताइए ये चित्र कौन बनाया? कोई ना कोई इंसान होगा जिसको बनाना आता होगा, चित्र बनाने के लिए आता होगा, वही बनाया होगा ना। नहीं तो बिना दिमाग वाला कोई जानवर ये चित्र बना सकता? नहीं बना सकता। तो इससे पता चला कि अच्छा आदि मानव था। ठीक है, तो वही है अल्टमिरा की गुफा की विशेषताएं। तो देखिए अल्टमिरा की जो गुफा है वो कहाँ पर है? स्पेन में है। इस गुफा की छत पर प्राचीन चित्रकारियां बनी हुई है। इस गुफा का जब आप छत को देखोगे, इस गुफा के अंदर जब जाओगे तो वहां पर देखोगे बहुत सारे चित्र बनी हुई है छत पर, ऊपर में। ठीक है, प्राचीन चित्रकारियां बनी हुई है। इन चित्रकारियों में रंग के बजाय एक प्रकार की पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। और जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये लाल कलर का, ये कोई रंग नहीं है, यहाँ पर पेस्ट है। पेस्ट का मतलब जैसे कोलगेट, टूथपेस्ट, पेस्ट जो गीला होता है। रंग क्या होता है? रंग भी एक तरह का गीला ही होता है, लेकिन पेस्ट किसे कहेंगे? जैसे कोलगेट आप लोग जानते हैं ना, कोलगेट जिससे हम लोग दांत घसते हैं, तो कोलगेट को हम लोग पेस्ट कहते हैं, टूथपेस्ट। तो वैसे ही ये जो चित्र बनाया गया है ये कोई रंग से नहीं बनाया गया बल्कि पेस्ट से बनाया गया है, यानी कि लेई के द्वारा। जैसे आज के दिन हम लोग घर में पुट्टी कलर करते हैं, पेस्ट के द्वारा आज के दिन जो लोग बहुत अमीर होते हैं वो लोग घर को पुट्टी से कलर करता है, पेस्ट से कलर करता है। टूथपेस्ट गीला जो होता है, समझ गए होंगे। तो इस गुफा की छत पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चित्र बनी हुई है और इस चित्र में रंग के बजाय एक प्रकार की पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि लेई का इस्तेमाल किया गया है। और ये चित्रकारियां बहुत पुरानी है और ये चित्र को जब देखोगे तो बहुत पुरानी है लेकिन देखने में आधुनिक लगती है। लेकिन ये जो चित्र है जब आप इसको देखोगे लगेगा कि अभी कोई बनाया है, लेकिन है ये बहुत पुरानी। इस पर विश्वास करना पुरातात्विदों के लिए भी कठिन होता है। इस पर जो पुरातात्विद है, पुरातात्विद किन्हें कहते हैं? जो इतिहास के बारे में पता लगाता है, उसी को कहा जाता है पुरातात्विद। देखिए ये शब्द बार बार आएगा इसलिए हम कहते हैं याद रखिएगा। तो इस पर ना यकीन जल्दी लोग को नहीं आता। हम लोगों को भी यकीन नहीं आएगा कि भाई कैसे आज से हजारों साल पहले कोई इस तरह का चित्र बना सकता है, इतना दिमाग किसके पास था? तो लोग हैरान हो जाता है कि कौन इस तरह का चित्र बनाया था। तो वही चीज़ है कि ये चित्रकारियाँ बहुत पुरानी है लेकिन देखोगे बिल्कुल आधुनिक लगेगा कि कोई नया भी बनाया है। और इस पर जो पुरातात्विद है, जो इतिहासकार है, उसको भी जल्दी यकीन नहीं होता है, लेकिन क्या करोगे, यकीन तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों, हिम युग का प्रारंभ। हिम युग की शुरुआत लगभग 25 लाख साल पहले हुई थी, यानी आज से 25 लाख वर्ष पहले किसकी शुरुआत हुई थी? हिम युग। ठीक है, हिम युग। इस दौरान पृथ्वी के बड़े हिस्से बर्फ से ढके गए थे। इससे जलवायु और वनस्पति में बड़े बदलाव आए। तापमान और वर्षा में कमी के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया। कहने का मतलब है कि आज से 25 लाख साल पहले जो जमीन है, जो पृथ्वी है, वो पूरा बर्फ से ढका हुआ था, लगभग बर्फ से। जैसे देखिए ये पूरा बर्फ से, कहीं पे भी आपको जंगल नहीं दिखेगा, कहीं पे भी आपको पत्थर नहीं दिखेगा, पेड़ पौधा नहीं दिखेगा, सब कुछ जंगलों से ढका हुआ था। तो वही चीज कहा जा रहा है कि आज से 25 लाख साल पहले ये सारी चीजें जो है बर्फ के पत्थर से ढका हुआ था। इस दौरान जो पृथ्वी के बड़ा हिस्सा, मतलब ज्यादातर, पूरा पृथ्वी नहीं लेकिन पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो बर्फ से ढका हुआ था आज से 25 लाख साल पहले। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव आया। बदलाव आने के बाद फिर धीरे धीरे ये पत्थर पिघलने लगे, धूप होने लगी, जंगल होने लगे और धीरे धीरे मैदान का क्षेत्रफल बढ़ता गया। तो ये हो गया हिमयुग का प्रारंभ, यानी कि बर्फ की शुरुआत। अब आगे पढ़ेंगे हिमयुग का अंत। अब इस तरीके से धीरे धीरे जो पत्थर है वो गलने लगा और पत्थर धीरे धीरे, जो बर्फ का पत्थर था, जो बर्फ था वो पिघलने लगा और धीरे धीरे जो जमीन है वो दिखने लगी। तो अंतिम हिमयुग का अंत लगभग 13,000 वर्ष पहले हुआ है। यानी कि ये जो हिमयुग की शुरुआत है वो कब हुआ था? 25 लाख वर्ष पहले इस हिमयुग का शुरुआत हुआ। और ये जो हिमयुग का मतलब होता है कि जो आज से 25 लाख साल पहले जो ये पृथ्वी है, ये जो जमीन है, लगभग ज्यादातर बड़ा हिस्सा जो है बर्फ से ढका हुआ था, है ना। लेकिन 13,000 साल पहले ये जो पृथ्वी है, इसका जो बर्फ है वो लगभग पिघलने लगा। इसके साथ ही मनुष्यों में कई बदलाव आए, जैसे लोग खेती करने लगे, जानवर वगैरह पालने लगे। ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। चीज़ें आप क्लियर हो गई तो आपको पूछा जाएगा
कि हिमयुग का शुरुआत कब हुआ था? 25 लाख साल पहले पूरे पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक गया था। लेकिन हिमयुग का अंत कब हुआ? तो याद रखिएगा 13,000 साल पहले इसका अंत हुआ और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगे और आज के दिन लोग जो है जानवर पालते हैं, रहते हैं, खेती करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हिमयुग का अंत। और हिमयुग का अंत के साथ साथ ये चैप्टर का भी हो गया एंड। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इतिहास का पहला चैप्टर को कंप्लीट किया। अब हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाएंगे। फिर प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर का इस सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का भी क्लास जो है आपका शुरू हो गया है। 11th क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भी पढ़ा दिया गया, दूसरा चैप्टर भी पढ़ा दिया गया। तो जिनका भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो प्ले लिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं और इकोनॉमिक्स भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों का सिलेबस फरवरी तक खत्म कर देंगे, डोंट वरी। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, अगर आप टेस्ट लेना चाह रहे हैं, पीडीएफ लेना चाह रहे हैं या क्लास वगैरह करना चाहते हैं तो कोर्स में ज्वाइन करिए। फी मात्र 399 रुपये है, सिर्फ 399। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन सच में 399 है। बाकी क्लासेस आपके यूट्यूब में फ्री चलेगी जैसे मैंने आपको कहा था। लेकिन कोई बच्चा है जो पीडीएफ लेना चाहता है, टेस्ट लेना चाहता है, ये सब चीज़ लेना चाहता है तो सिर्फ 399 में सब कुछ आपको मिल जाएगा तनु क्लासेस ऐप में। ठीक है, बाकी 12th क्लास हम लोग शुरू करेंगे फरवरी से, आप सबको पता ही है। फरवरी में हम लोगों का बैच शुरू होता है 12th क्लास का, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, जितना भी फीस रहेगा उसको देके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।